हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा बॉडी में दवाई एंटर कराई जाती है। तो सीरीज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा बॉडी में ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा बॉडी में पेरेंटल रूट द्वारा, किसके रूट द्वारा? पेरेंटल रूट के द्वारा सीरीज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा बॉडी में पेरेंटल रूट द्वारा मेडिसिन दी जाती है। तो ये सीरीज की डेफिनेशन थी। कि सीरीज क्या है? सीरीज ऐसी एक डिवाइस है जिसके द्वारा पेरेंटल रूट के द्वारा मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सीरीज दो टाइप की होती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि सीरीज दो टाइप की होती है, टू टाइप की होती है। पहली थी डिस्पोजेबल सीरीज, दो थी डिस्पोजेबल सीरीज और सेकंड थी आपके रीयूजेबल सीरीज। कौन सी थी? रीयूजेबल सीरीज। ये दो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर सीरीज के जो पार्ट पढ़े थे हमने कि सीरीज के जो पार्ट होते हैं ये तो पिस्टन रहता है। इसके बाद में बैरल रहता है, ये आगे की तरफ टिप रहता है। ठीक है, तो हमने ये सीरीज के अंदर पढ़े थे। सीरीज के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सीरीज के जो भाग रहते हैं वो तीन भाग रहते हैं। एक मिनट, ये डायग्राम दिख नहीं रहा है, छोटा बना देता हूँ। ये हमने सीरीज का एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हमने देखा था कि सीरीज के तीन पार्ट होते हैं। सीरीज के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट था, ये कौन सा पार्ट होता है? तो ये होता है बैरल, ये बैरल होता है। ये पिस्टन होता है और ये जो भाग होता है वो होता है टिप होता है। क्या होता है? टिप होता है। तो इसके अंदर भी हमने पढ़ लिया था कि सीरीज दो टाइप की होती है। एक तो डिस्पोजेबल सीरीज जिसको यूज करने के बाद में हम फेंक देते हैं। एक रीयूजेबल सीरीज जो कांच की बनी होती है जिसे हम वापस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्पोजेबल सीरीज प्लास्टिक की होती है जिसे हम वापस यूज नहीं कर सकते। तो ये सीरीज का स्ट्रक्चर है जिसमें इसको टिप कहते हैं, इसको बैरल कहते हैं, इसको पिस्टन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट
हम पढ़ रहे थे कि इसमें सिरिंज में जो फिट करने के आधार पर सिरिंज में टिप को, जो ये टिप रहती है, टिप को फिट करने के आधार पर दो प्रकार की होती है। आधार पर दो प्रकार की होती है। होती है सिरिंज, तो टिप के ऊपर दो फिट की जाती है। वो थी एक लुयर थी, एक तो थी लुयर लॉक सिरिंज, लुयर लुयर लॉक सिरिंज। दूसरी थी आपकी नॉन लुयर लॉक सिरिंज। ऐसी सिरिंज जो सिरिंज में क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है, और ऐसी जो लॉक नहीं होती। मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्या होता है, एक सिरिंज है जिसमें क्या होता है, लुयर लॉक सिरिंज क्या होती है, नीडल जो आगे की तरफ है वो सिरिंज में ऐसे लॉक हो जाती है, फिट हो जाती है, जिसको ऐसे निकालना है तो घुमा के ही निकाल जाता है, तो वो लुयर लॉक सिरिंज कहलाती है। नॉन लुयर लॉक सिरिंज जो है, जो नीडल जो है वो फिट करते हैं तो सीधी ऐसे आसानी से निकल जाती है और सीधी ही उलग जाती है, उसमें लॉक नहीं होता, लॉक सिस्टम नहीं होता, घुमाने पे ही खुलती है, वो लुयर लॉक सिरिंज होती है। और जो नहीं घुमाने पे खुलती है वो नॉन लुयर लॉक सिरिंज होती है। उसके बाद में ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अदर टाइप की और होती है, विशेष टाइप की जो सिरिंज होती है और होती है, उसमें है इंसुलिन सिरिंज। सबसे पहले है इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज। तो सबसे पहले जो है इंसुलिन सिरिंज, तो इसके अंदर है आपके इंसुलिन सिरिंज। ये सिरिंज क्या काम आती है, तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे कि इंसुलिन ये क्या होती है। तो अब है इंसुलिन सिरिंज। तो इंसुलिन सिरिंज डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट में दी जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कौन से पेशेंट होते हैं, डायबिटिक मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, डीएम के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं, के पेशेंट में इंसुलिन हार्मोन बॉडी में इंटर कराने, बॉडी में इंटर कराने, बॉडी में इंटर कराने के लिए यूज में ली जाती है। ये क्या है, इंसुलिन हार्मोन को एंटर कराने के लिए इंसुलिन सिरिंज का यूज किया जाता है, यूज में ली जाती है। तो ये सिरिंज क्या है, डायबिटिक पेशेंट, या तो डायबिटिक पेशेंट जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट हो गए, शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट जो हो गए, उनके लिए इस सिरिंज का यूज किया जाता है। उनके लिए इस सिरिंज का यूज किया जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो किसके लिए, इंसुलिन हार्मोन को देने के लिए इस सिरिंज का यूज किया जाता है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट जो है
कि इंसुलिन हार्मोन इस सिरिंज से जो इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन सबक्यूट रूट से दिया जाता है, सबक्यूट रूट से दिया जाता है। जो इंसुलिन सिरिंज है उससे जो इंजेक्शन है वो कैसे दिया जाता है, सबक्यूट रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। ये कैसे दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। तो ये सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। तो रूट, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, जो कि अगर इस सिरिंज से देना है, इंसुलिन सिरिंज से अगर इस सिरिंज से अपन इंजेक्शन देंगे तो कैसे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इंसुलिन सिरिंज से अपन ये इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन सिरिंज से अगर इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि ये इंसुलिन सिरिंज होती है उसके अंदर निडल क्या होती है, छोटी होती है, तो वो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहाँ पे ही वो इंजेक्शन जाता है, इसलिए इसे 90 डिग्री पे लगाते हैं। लेकिन अगर जो बड़ी नीडल वाली सिरिंज रहती है, 2 ml वाली सिरिंज का यूज कर रहे हो, 2 ml वाली सिरिंज का अगर यूज कर रहे हो, अगर 2 ml वाली सिरिंज का यूज कर रहे हो तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो उनका एंगल जो कोण है वो 45 डिग्री का कोण बनेगा, उसके अंदर कोण चेंज हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंसुलिन सिरिंज इंसुलिन हार्मोन देने के लिए यूज में ली जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको इंसुलिन हार्मोन देने के लिए इस सिरिंज का यूज किया जाता है, और ये सबक्यूट रूट से दी जाती है। इसका जो इंजेक्शन है इंसुलिन सिरिंज सबक्यूट रूट देने के लिए यूज में ली जाती है, और जो सबक्यूट रूट से देते हैं तो इस सिरिंज से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सीधा डायरेक्ट लगेगी 90 डिग्री के एंगल पे। और अगर 2 ml की सिरिंज से सबक्यूट इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में है इसकी जो सिरिंज होती है, इस सिरिंज में 2 पैमाने होते हैं, 2 पैमाने होते हैं। एक तो जो सिरिंज रहती है उसमें 40 यूनिट तक पैमाना रहता है। एक जो सिरिंज रहती है उसमें कितना रहता है, 40 यूनिट तक पैमाना रहता है। उसके अंदर जो पैमाना रहता है वो 40 यूनिट तक रहता है। जैसे तो इसके अंदर 10, 20, 30 और 40, ये जो 40 यूनिट की सीरीज होती है, एक का पैमाना तो ये रहेगा। और एक जो दूसरी सीरीज होती है उसके अंदर पैमाना जो है 100 तक रहता है। उसके अंदर जो पैमाना है वो कितना रहता है, 100 तक रहता है। उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो इसका पैमाना जो क्या रहता है 100 तक रहता है। तो इंसुलिन सीरीज भी दो प्रकार की आती है, जिसमें एक तो 40 यूनिट तक भरा जाता है, एक 100 यूनिट तक भरा जाता है। तो ये जो सीरीज रहती है प्रत्येक कितने भागों में बटी रहती है, तो 100 भागों में बटी रहती है। ये जो सीरीज है
तो 1 ml में इसमें कितना रहता है, तो इसमें जो है आपके 1 ml में 100 यूनिट, 1 ml में 100 यूनिट भरे जाते हैं। 1 ml में 100 यूनिट, 1 ml में 100 यूनिट दिखाई दे रहा है। 1 ml में 100 यूनिट, कलर सही नहीं है। 1 ml में 100 यूनिट, इसके अंदर तो 1 ml में 100 यूनिट होता है और इसमें 1 ml में 40 यूनिट होता है। तो इसमें अंदर 1 ml में 40 यूनिट होता है, ठीक है। इसमें 1 ml में 100 यूनिट होता है और इसमें 1 ml में 40 यूनिट होता है। तो ये है इंसुलिन सिरिंज के बारे में। इसमें 1 ml में 40 भाग होते हैं और इसमें 100 भाग होते हैं। इसके 1 ml में 100 भाग होते हैं और इसमें 1 ml में 40 भाग होते हैं। तो अगर आपको 10 यूनिट देना हो, 10 यूनिट इंसुलिन देना हो तो इतना दे सकते हैं। 40 यूनिट देना हो, 70 यूनिट देना हो तो 70 यूनिट यहाँ तक दे सकते हैं। 100 यूनिट इंसुलिन देना हो तो यहाँ तक दे सकते हैं। 40 देना हो तो यहाँ तक दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है, इसके लिए जो इंसुलिन इंजेक्शन है 100 यूनिट वाला वो अलग आता है, इसके लिए अलग आता है, इसके लिए अलग इंजेक्शन आता है जो, और इसके लिए अलग आता है। तो एक 40 यूनिट वाला इंसुलिन आता है वो इससे दे सकते हैं और एक 100 यूनिट वाला आता है वो इससे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सीरीज है जिसका अलग अलग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, ये तो हो गया, कौन सी सीरीज हो गई, इंसुलिन सीरीज हो गई। ये तो हो गई आपके इंसुलिन सीरीज। अब है आपके नेक्स्ट जो सीरीज है वो है ट्यूबरक्लिन सीरीज। कौन सी है, ट्यूबरक्लिन सीरीज। ट्यूबरक्लिन सीरीज ट्यूबरक्लिन सीरीज। तो इस सीरीज का यूज कहाँ पे करते हैं, वो पढ़ते हैं। ट्यूबरक्लिन सीरीज का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो ट्यूबरक्लिन सीरीज का यूज टीबी के मॉन्टेक टेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इस ट्यूबरक्लिन सीरीज का यूज टीबी की जो बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, टीबी की जो बीमारी होती है, टीबी की जो बीमारी होती है उसमें माउंटेक्स टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है माउंटेक टेस्ट। इसको मॉन्टेक टेस्ट भी बोलते हैं, मॉन्टेक टेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेक टेस्ट बोलते हैं, जो टीबी के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, ये टीबी के डायग्नोसिस के लिए जाता है। ये जो बीमारी है टीबी, इसके जांच के लिए किया जाता है, जो टीबी की जांच के लिए किया जाता है। तो वो ट्यूबरक्लिन सीरीज होती है। तो ये सीरीज जो है ट्यूबरक्लिन सीरीज, इसका यूज टीबी की जांच के लिए मॉन्टेक टेस्ट के लिए किया जाता है। मॉन्टेक टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मॉन्टेक टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये इस, और जो है इसका यूज कौन से में किया जाता है, इसका यूज जो दूसरा है, यूज कोई भी एंटीबायोटिक है,
बायोटिक्स, एंटीबायोटिक के जो है एंटीबायोटिक की एग्जामिनेशन डोज के लिए डोज या फिर टेस्ट डोज के लिए इस सीरीज का यूज किया जाता है। ये हो गया, एक तो हो गया मॉन्टेक टेस्ट, एक कोई एंटीबायोटिक हो गई। एंटीबायोटिक कौन सी हो सकती है? एंटीबायोटिक आपके हो सकती है पेनिसिलिन हो सकती है, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हो सकती है। कोई भी एंटीबायोटिक्स हो सकती है, उसके लिए पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर बहुत सारी मॉन्टेक जो है सिफेक्सिम, सिफोटैक्सिम, इसके लिए जो एग्जामिनेशन या टेस्ट डोज देते हैं टेस्ट करने के लिए कि उसे कोई एलर्जी तो नहीं है, तो उसके लिए ट्यूबरक्लिन सीरीज का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इस सीरीज का यूज कर सकते हैं, ट्यूबरक्लिन सीरीज का। एक तो टीबी के डायग्नोसिस के लिए, इसीलिए इसका नाम ट्यूबरक्लिन सीरीज पड़ा कि सबसे इंपॉर्टेंट है टीबी के डायग्नोसिस की। टीबी जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, उसके टेस्ट के लिए मॉन्टेक टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? मॉन्टेक टेस्ट करते हैं, उसके द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं। मॉन्टेक टेस्ट के द्वारा हम इस डिजीज का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, तो एक तो हो गया मॉन्टेक टेस्ट में, एक हो गया एंटीबायोटिक्स के टेस्ट डोज के लिए इसका टेस्ट करते हैं, और बीसीजी का जो टीका लगाते हैं, इंट्राडर्मल बीसीजी का जो वैक्सीन लगाते हैं, बीसीजी का जो वैक्सीन लगाते हैं वो भी हम इससे लगा सकते हैं, है ना। बीसीजी का बीसीजी का जो टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन जो लगाते हैं, जो एट बर्थ लगती है, एट बर्थ जन्म के टाइम लगती है, वो भी इस सिरिंज से हम लगा सकते हैं। 0.05 ml दी जाती है, आईडी दी जाती है, इंट्राडर्मल दी जाती है, आईडी इंट्राडर्मल दी जाती है। ठीक है, इंट्राडर्मल दी जाती है। तो इसका यूज बीसीजी का टीका लगाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, इंट्राडर्मल दी जाती है। और क्या बताया था मैंने, और किस के लिए यूज में करते हैं? मॉन्टेक टेस्ट के लिए कर सकते हैं, उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी एक ml को, ये सीरीज भी 1 ml की सीरीज होती है, जिसको 100 भागों में बांटा जाता है, 100 भागों में बांटा जाता है। 1 ml की सीरीज है, उसे 100 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 1 ml की सीरीज को 100 भागों में बांटा जाता है। जैसे मैंने इंसुलिन सीरीज बनाई थी ऐसे, ठीक है, इंसुलिन सीरीज बनाई थी यहाँ पे ऐसे, वैसे ही इसके भी क्या रहते हैं? 100 भाग रहते हैं इसके, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 100 भाग में डिवाइड रहता है। और प्रत्येक 1 से 10 भाग, जो प्रत्येक 1 से लेके 10 भाग रहते हैं, वो जो प्रत्येक 0 से लेके 10 है, वो भी, ये भी प्रत्येक 10 भागों में बांटा रहता है, ये भी 10 भाग में बांटा रहता है। जो प्रत्येक एक छोटा भाग होता है, वो भी 10 भागों में बांटा रहता है। जैसे 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक, ये भी छोटे छोटे
10 भागों में बांटा गया है। ये भी, इसके भी 10 भाग होते हैं, इसके हर 10 से लेके 20 तक इसके भी 10 भाग होते हैं। तो इसलिए ये प्रत्येक 1 ml की सिरिंज है। ये कितने ml की सिरिंज है? 1 ml की सिरिंज है। 1 ml की सिरिंज है, इसके 100 भाग होते हैं, 100 भागों में बांटा गया। जितनी ml उसमें देनी है, जैसे 0.5 ml देनी है, तो वो उसके द्वारा हम दे सकते हैं। तो ये BCG के टीका लगाने के लिए भी इस सिरिंज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी ट्यूबरक्लिन सिरिंज। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ट्यूबरक्लिन सिरिंज हो गई, जो टीबी के टेस्ट के लिए की जाती है और एग्जामिनेशन के लिए जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सिरिंज है वो है ऑटो डिसेबल। ऑटो डिसेबल सिरिंज होती है। ऑटो डिसेबल सिरिंज, ऐसी सिरिंज ऑटो डिसेबल सिरिंज होती है। ऑटो डिसेबल सिरिंज है, ये किसके लिए यूज में ली जाती है? ये टीकाकरण के लिए यूज में ली जाती है। टीकाकरण के लिए इसका यूज किया जाता है, वैक्सीनेशन के लिए। टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण बोल सकते हैं। इसके लिए इस सिरिंज का यूज किया जाता है। यह जो सिरिंज है, इस सिरिंज का, यह सिरिंज विशेष प्रकार से बनाई जाती है डोज के अकॉर्डिंग, डोज के आधार पर सिरिंज 2 ml, 1 ml, 1 ml, 5 ml, 2 ml, 1 ml, मोस्टली 2 ml, 1 ml ही होती है। ठीक है, 2 ml और 1 ml की होती है। वैक्सीनेशन के लिए इतना ही दिया जाता है ना। वैक्सीनेशन कितना दिया जाता है? तो 2 ml या फिर 1 ml। ये इस विशेष प्रकार की सिरिंज बनाई जाती है। ये डोज के आधार पर बनाई जाती है कि 1 ml देनी है, 2 ml देनी है। इस प्रकार की सिरिंज में क्या होता है? इस प्रकार की सिरिंज में क्या होता है? 2 ml, 1 ml या 0.5 ml, 0.5 ml की भी ये सीरीज होती है। 0.5 ml यानी आधी की, और या फिर 0.5 ml हो गया, या फिर 0.05 ml के लिए भी सीरीज बनाई थी। ये BCG वगैरह के लिए स्पेशल जो है ये सीरीज बनाई जाती है, स्पेशल टीकाकरण के लिए बनाई जाती है। जो इम्यूनाइजेशन है, जेशन टीकाकरण जो है, उसके लिए स्पेशली बनाई जाती है। इसमें सिरिंज में, इस सिरिंज में क्या रहता है? आगे की तरफ ये जो है पिस्टन है, इसमें पिस्टन होता है। पिस्टन में जो है आगे की तरफ रबड़, यहाँ पे तो नॉर्मल में क्या लगा रहता है? यहाँ पे रबड़ लगा रहता है, लेकिन इसके अंदर जो है ऐसे लॉक सिस्टम रहता है। लॉक सिस्टम रहता है जो कि आगे बैरल में फंस जाता है, जो कि बैरल में फंस जाता है। और बैरल में क्या होता है? ये लॉक सिस्टम रहता है जो ये बैरल में भी फंस जाता है। यहाँ पे ये बैरल में फंस जाता है, जो बैरल है यहाँ पे ये फंस जाता है। तो ये सिरिंज ऐसे रहती है। तो ये क्या करेगा? ये जाएगा, एक बार यूज होने के बाद में ये यहाँ पे फंस जाता है, जिसकी वजह से ये सिरिंज दोबारा यूज में नहीं ली जा सकती। ये एक बार यूज में लेने के बाद में दोबारा यूज में ली नहीं जाती, ये सिंगल यूज।
ये एक बार यूज़ में लेने के बाद में दोबारा यूज़ में नहीं ली जा सकती है। ये एक बार ये सिरिंज फंस जाती है इसमें, तो उसके बाद में इसको फेंकना पड़ता है। तो ये स्पेशल वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई है। इसमें क्या रहता है, ये लॉक सिस्टम रहता है जो आगे की तरफ ये टिप में फंस जाता है, और इसको खींचने पे भी यहाँ पे भी इसमें फिक्स सिस्टम रहता है कि इसमें 1 ml भरेगी या 2 ml भरेगी, इसमें यहाँ तक फिक्स सिस्टम रहता है। जैसे यहाँ तक 0.5 ml भरना है, तो उसमें जो मेडिसिन है आप अगर ज़्यादा भी भरना चाहोगे तो उसमें 0.5 ml ही दवाई भरी जाएगी, उससे ज़्यादा दवाई भरी ही नहीं जाएगी, पीछे की तरफ जाता ही नहीं है, पिस्टन पीछे की तरफ जाता ही नहीं है। उसमें फिक्स जो डोज है 0.5 ml वगैरह इतनी ही डोज उसमें फिक्स भरी जाती है, ठीक है, उसमें फिक्स डोज भरी जाती है। तो ये क्या रहती है, ये एक फिक्स डोज उसमें भरी जाती है सिरिंज के अंदर। तो ये ऑटो डिसेबल सिरिंज होती है, जिसे एक बार फिल किया वैक्सीनेशन के लिए, जैसे 0.5 ml डोज देनी है, ठीक है, 0.5 ml डोज देनी है तो उसमें 0.5 ml ही भरी जाएगी, और उसके बाद में लगाने के बाद में उसे वापस नहीं निकाला जा सकता। लगाने के बाद में उसे क्या कर सकता है, ऐसे जैसे ही लगा दिया सिरिंज को, जैसे ही लगा दिया उसके बाद में अगर आप खींचोगे तो वो टूट जाएगी, वापस वो काम नहीं करेगी, वो फ्री हो जाएगी। और एक बार फिल करोगे तो उसमें जितनी ही डोज भरी जाएगी। तो ये स्पेशली वैक्सीन के लिए बनाई गई, क्योंकि उससे क्या डोज एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। कभी कभी क्या लग जाती है, थोड़ी एक्स्ट्रा डोज लग जाती है, या फिर उसे बच्चे को कम डोज लग जाती है, तो उससे बचने के लिए स्पेशल सीरीज बनाई, ऑटो डिसेबल सीरीज बोल सकते हैं इसे, ठीक है। स्पेशल टाइप से ये सीरीज बनाएगी जिसे ऑटो डिसेबल, ये सिंगल यूज होती है, सिंगल यूज, एक बार यूज किया उसके बाद में फेंकना पड़ता है, सिंगल यूज होता है इसका, सिंगल यूज में ली जाती है। सिंगल यूज में ली जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, मैंने पढ़ाया था सीरीज, तो ये तो हो गई सारी सीरीज। अब है निडल। निडल कैसी होती है, निडल कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। निडल, निडल जो है, निडल में जो है आपके कितने पार्ट होते हैं, ये निडल का शेप ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ये एरिया जो क्या कहलाता है, हब कहलाता है। ये एरिया क्या कहलाता है, हब कहलाता है, और ये शाफ्ट कहलाता है। ये एरिया क्या कहलाता है, शाफ्ट कहलाता है। और ये जो आगे का जो न्यूक्लियर हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, बेवल कहलाता है। बेवल कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बेवल कहलाता है। आगे का जो नुकीला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, बेवल कहलाता है। बेवल कहलाता है। तो ये निडल के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है हब, बीच का जो एरिया होता है ये जहाँ से मेडिसिन जाती है, शाफ्ट कहलाता है। जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है ये नुकीला हिस्सा, उसे बेवल कहते हैं। नुकीला जो नोक होता है जो चुभता है आगे। हब पे अलग अलग नंबर लिखे रहते हैं कि अलग अलग नंबर के गोज के जो है साइज के अकॉर्डिंग इसका नंबर लिखा रहता है। तो ये क्या रहता है, निडल के पार्ट रहते हैं अलग अलग। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हब क्या है। तो हब वो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, वो हिस्सा है जो सिरिंज में, सिरिंज के टिप में फिट होता है।
तो सिरिंज वह हिस्सा है, सॉरी हब वो हिस्सा है जो सिरिंज के टिप में फिट होता है। जो सिरिंज के टिप में फिट होता है, जो मैंने बताया था पीछे की तरफ, वो टिप में फिट होता है, वो क्या कहलाता है? हब कहलाता है। वो एरिया क्या कहलाता है? हब कहलाता है। तो वो एरिया हब कहलाता है जो सिरिंज के टिप में फिट होता है। ठीक है, सिरिंज की जो टिप में फिट होता है वो एरिया क्या कहलाता है? हब कहलाता है। और यह रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। इसमें कलर होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। कलर कोडिंग के आधार पे ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग नंबर के होते हैं। ये रंगीन होता है और इस पर गेज नंबर लिखे होते हैं। इस पे गेज नंबर लिखे रहते हैं, कलर के आधार पे इस पे गेज नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या रहते हैं? जो सुई का, जो निडल का गेज नंबर लिखा रहता है, निडल का जो है, निडल का गेज नंबर लिखा रहता है कि कौन से कलर की जो निडल है वो होती है, कौन से कलर की जो गेज निडल है वो, उस अकॉर्डिंग इस पे कलर लिखा रहता है। अलग अलग कलर की जो आती है निडल्स, अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग इसका लिखा रहता है निडल का कि इसके ऊपर ये कितने नंबर की, हब के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है, जो सिरिंज है उसके जो पीछे के ये जो हब वाला एरिया होता है, यहाँ पे नंबर लिखा रहता है। ठीक है, ये जो हब वाला एरिया होता है यहाँ पे क्या रहता है? नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे अलग अलग नंबर लिखे रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट जो मैं बताता हूँ, इसमें सबसे पहले जो ग्रीन कलर की होती है, जो ग्रीन कलर की नीडल होती है, ग्रीन कलर की जो नीडल होती है वो कितना नंबर की है? तो जो ग्रीन कलर की जो नीडल है वो है आपके 14 नंबर की, 14 गोज की, 14 नंबर की नीडल है। ग्रीन की जो है वो 14 की है। उसके बाद में जो ऑरेंज की है, ऑरेंज जो कलर है, ठीक है, जो ऑरेंज कलर है ये रेड सा दिख रहा है बट ऑरेंज कलर, ठीक है, जो ऑरेंज कलर की जो नीडल होती है वो कितना नंबर की होती है? वो 15 नंबर की होती है। तो इसके अंदर जो है आपके अंबर कलर बोल सकते हैं इसको, ऑरेंज कलर नहीं, अंबर कलर, अंबर कलर, ठीक है, अंबर कलर बोल सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके ये कलर है, ग्रे कलर, ठीक है, ग्रे कलर। इधर नाम लिख देता हूं जिससे कि आसानी हो जाएगी। ग्रे कलर, ग्रे कलर की जो नीडल है वो कितने नंबर की होती है? ग्रे कलर की जो नीडल है वो होती है आपके 16 नंबर की, 16 नंबर की। ग्रे कलर ये था अंबर कलर, अंबर कलर। उसके बाद में जो है ग्रीन कलर की, ये तो था
और जो ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन कलर जो है ग्रीन कलर वो है आपके 18 नंबर ग्रीन कलर। ये ओलाई कलर था, ओलाई कलर, ठीक है। ये ग्रीन कलर नहीं है, ओलाई कलर है। अंबर कलर हो गया। ग्रीन कलर जो 18 नंबर की होती है। 20 नंबर की जो होती है वो पिंक होती है। 20 नंबर की कौन सी होती है? पिंक। पिंक कहाँ चलेगी? पिंक, तो ये पिंक कलर की जो है 20 नंबर की नीडल होती है। 20 नंबर की जो नीडल है पिंक, पिंक है जो 20 कलर की, 20 नंबर की नीडल। उसके बाद में पिंक के बाद में आपके है नेक्स्ट पर्पल कलर। पर्पल कलर, पर्पल कलर जो है वो पर्पल कलर की जो नीडल होती है वो होती है आपके 21 नंबर। 21 गेज की जो नीडल है, किस गेज की नीडल है? पर्पल कलर की। उसके बाद में ब्लू कलर की जो नीडल है, ये जो है एक पर्पल कलर है, एक ब्लू कलर है। ब्लू कलर, ब्लू कलर की जो है 22 की होती है, ठीक है। ब्लू कलर की जो 22 की होती है। ब्लू, ये पर्पल कलर है, सॉरी, ऐसा होता है पर्पल कलर। एक साइड दिख रहा होगा, ये पर्पल कलर है, ये ब्लू कलर है। ये ब्लू कलर की अक्सर जो है 22 नंबर की होती है। उसके बाद में ऑरेंज कलर की जो है, ऑरेंज कलर की जो नीडल होती है, जो ऑरेंज कलर की होती है, ऑरेंज कलर की वो होती है आपके 23 नंबर की, 23 नंबर की। उसके बाद में जो रेड कलर की होती है, एकदम डार्क जो रेड होता है, रेड कलर की जो नीडल होती है वो कितना नंबर की होती है? 25 नंबर की। और जो वाइट कलर की नीडल होती है, एकदम वाइट कलर की जो नीडल होती है, वाइट कलर की जो नीडल है, वाइट कलर की 27 नंबर। ये अलग अलग गेज के नंबर के अकॉर्डिंग मैंने बताए हैं। जो पिछली में देखो, ये ओलाइव कलर है जो 14 नंबर, अंबर कलर 15 नंबर, ग्रे कलर की 16 नंबर की आती है, ग्रीन कलर की 18 नंबर की आती है, पिंक कलर की जो नीडल है 20 नंबर की आती है। उसके बाद में पर्पल कलर की 21 नंबर की आती है, ब्लू कलर की 22 नंबर की आती है, ऑरेंज कलर की 23 नंबर की आती है, रेड कलर की जो नीडल है 25 नंबर की आती है, और जो 27 नंबर की है वो वाइट कलर की आती है। तो ये कलर कोड के आधार पे भी इसको देखा जा सकता है, ठीक है। इसको कलर कोड के आधार पर भी देखा जा सकता है। ये हब के कलर के अकॉर्डिंग, तो अपन पढ़ रहे थे हब के कलर के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है, ठीक है। तो हब के कलर के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है। इसको कैसे देखा जाता है? हब के कलर के अकॉर्डिंग, जो हब का कलर कैसा है उसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट वो एरिया जहां से मेडिसिन जाती है। तो ये हब के आगे का भाग है,
होता है, ये हब के आगे का भाग होता है, ठीक है। हब के क्या आगे का भाग होता है, जहाँ से क्या करें, जहाँ से मेडिसिन बॉडी में एंटर कराई जाती है। जहाँ से मेडिसिन बॉडी में एंटर कराई जाती है, ये हो गया शाफ्ट। अब है लास्ट बेवल। लास्ट कौन सा बचा, बेवल। बेवल कौन सा भाग होता है, अंतिम भाग होता है, लास्ट भाग होता है। लास्ट भाग कौन सा होता है, बेवल होता है। लास्ट भाग बेवल है, जो कि बहुत नुकीला होता है। तो बहुत नुकीला होता है। तो जो लास्ट भाग है वो क्या है, बेवल है। इसका जो लास्ट भाग है वो बेवल है। लास्ट भाग कौन सा है, बेवल है, अंतिम भाग बेवल होता है, जो बहुत नुकीला होता है, जो बॉडी में एंटर कराने के लिए, चुभाने के लिए, बॉडी में एंटर कराने के लिए वो नुकीला पार्ट बेवल एंटर कराते हैं, जिसके द्वारा फिर शाफ्ट में से क्या है, मेडिसिन अंदर जाती है, ठीक है। बोयल वो नुकीला पार्ट होता है जो चुबाने के काम आता है। ये नोक नुकीला होने के कारण ये क्या टिश्यू में एंटर करा जाता है। ये नुकीला होने के कारण ये टिश्यू में एंटर कर जाता है, जिसके कारण आसानी से एंटर कर जाता है। तो ये हो गए निडल के पार्ट, अलग अलग निडल के पार्ट हो गए जो मैंने बताए थे, अलग अलग निडल के पार्ट है इसमें। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन रूट ऑफ मेडिसिन। रूट ऑफ मेडिसिन, अलग अलग रूट ऑफ मेडिसिन क्या होते हैं, रूट ऑफ मेडिसिन। तो थोड़ा सा रूट ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ लेते हैं। रूट्स ऑफ मेडिसिन, रूट्स ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहला है ओरल रूट। ओरल रूट, ओरल रूट से कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो ओरल रूट क्या होता है, ओरल रूट जिसमें दवाई लिक्विड या ठोस रूप में होती है ना। इसमें दवाई कैसी रहती है, ओरल रूट से दवाई जो मेडिसिन दी जाती है वो या तो मेडिसिन तरल में होती है, तरल रूप में होती है, या फिर ठोस रूप में होती है, ठोस रूप में होती है। या तो मेडिसिन लिक्विड में होएगी, लिक्विड में होएगी, या फिर सॉलिड में होगी, ठीक है, सॉलिड में होगी। तो इस रूप में मेडिसिन होगी जो ओरली दी जाती है। तो ओरली जो मेडिसिन दी जाती है वो टैबलेट दी जाती है, और क्या दी जाती है, कैप्सूल दी जाते हैं, कैप्सूल दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, सिरप दी जाती है, सिरप दी जाती है। तो ये सब मेडिसिन है जो क्या है, ओरली दी जाती है, ओरल के द्वारा, मुंह के द्वारा दी जाती है, ओरल रूट के द्वारा दी जाती है। तो थोड़ी रूट्स की बात कर देते हैं, कौन से रूट से मेडिसिन दी जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो ओरल रूट से दी जाती है, और जो ओरल रूट से कौन कौन सी दे सकते हैं अपन, टैबलेट दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं, कैप्सूल वगैरह दे सकते हैं। तो ये सब ओरल रूट से मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, आदि मेडिसिनें दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, ये तो हो गया ओरल रूट। अगर ऑप्टिक रूट, OTC, ऑप्टिक रूट किसे बोलते हैं, ऑप्टिक रूट तो ऐसा रूट जो कान के द्वारा दी जाती है ना। इसमें मेडिसिन ईयर के द्वारा दी जाती है, कान के द्वारा दी जाती है, उसे ऑप्टिक रूट बोलते हैं, ठीक है। बाय ईयर, बाय ईयर कान के द्वारा दी जाती है। तो कान के द्वारा कौन सी दी जाती है, ईयर ड्रॉप दी जाती है, ईयर ड्रॉप जो होती है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ईयर ड्रॉप वगैरह होती है वो कान के द्वारा दी जाती है। तो ये ऑप्टिक रूट हो गया, ऑप्टिक रूट, ठीक है।
ऑप्टिक रूट, ऑप्टिक रूट। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ऑप्टिक रूट, OTIC, ऑप्टिक रूट। ये हो गया आपके ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, ये तो ऑप्टिक रूट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो है इसका मतलब क्या हो गया, सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट इसका मतलब क्या हो गया, तो ऐसी मेडिसिन जो टंग के द्वारा दी जाती है ना, इसमें मेडिसिन पेशेंट की टंग, जीभ के नीचे इसमें मेडिसिन जीभ के नीचे रखी जाती है। ठीक है, इसमें जो मेडिसिन है टंग के नीचे रखी जाती है। तो ऐसी मेडिसिन होती है जो टंग के नीचे रखी, जीभ के नीचे रखी जाती है, टंग के नीचे रखी जाती है। वो मेडिसिन क्या कहलाती है, वो मेडिसिन कहलाती है सबलिंगुअल रूट की मेडिसिन कहलाती है। ऐसी मेडिसिन जो टंग के नीचे रखी जाती है वो सबलिंगुअल रूट की मेडिसिन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके सबलिंगुअल रूट की मेडिसिन कहलाती है। नेक्स्ट है आपके नेजल रूट। नेजल रूट ऐसी मेडिसिन्स जो नोज के द्वारा दी जाती है। नेजल रूट के द्वारा, तो ऐसी मेडिसिन जो नोज के द्वारा दी जाती है, नाक के द्वारा दी जाती है, वो नेजल रूट में आती है। ऐसी मेडिसिन जो नाक के द्वारा दी जाती है, नेजल रूट के द्वारा दी जाती है। तो उसके अंदर जो क्या आते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल स्प्रे आते हैं, स्प्रे आते हैं, इनहेलर आते हैं, इनहेलर आते हैं, इनहेलर आते हैं, आपके इनहेलर आते हैं, स्प्रे आते हैं। ठीक है, ये जो मेडिसिन है वो नाक के द्वारा दी जाती है। और ड्रॉप्स भी आ सकती हैं, नेजल ड्रॉप भी आ सकते हैं। ठीक है, इनके ये नेजल रूट के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ऑप्थेल्मिक रूट। ऑप्थेल्मिक रूट, ऑप्थेल्मिक रूट तो ऐसा रूट, ऐसा रूट है, इस रूट में इसमें मेडिसिन आई के द्वारा दी जाती है। इसमें मेडिसिन आई के द्वारा दी जाती है। एग्जाम्पल आई ड्रॉप, आई ड्रॉप वगैरह जो एग्जाम्पल है इसके। इसमें मेडिसिन जो है आई के द्वारा दी जाती है, तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया आई ड्रॉप्स वगैरह है। ठीक है, अब है कुछ नेक्स्ट रेक्टल, रेक्टम या रेक्टल रूट बोल सकते हैं। इसमें
मेडिसिन रेक्टम के द्वारा दी जाती है। मलाशय, रेक्टम मतलब मलाशय, मलाशय के द्वारा दी जाती है, रेक्टम के द्वारा दी जाती है। वेजाइना रूट भी होता है, वेजाइना रूट भी होता है, वेजाइना रूट, तो इसके द्वारा वेजाइना के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है वेजाइना के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है वो इसे वेजाइनल रूट कहते हैं, और ये रेक्टम या रेक्टल रूट कहते हैं, रेक्टल रूट, ठीक है, वेजाइनल रूट। ये कुछ सपोजिटरीज वगैरह होती है, वो ये सपोजिटरीज, एग्जाम्पल एनीमा हो सकता है या फिर सपोजिटरी हो सकती है। सपोजिटरीज जो दवाइयाँ होती हैं वो हो सकती है, एनीमा वगैरह हो सकता है। तो ये मेडिसिन जो है वेजाइना या रेक्टम के द्वारा दी जाती है। तो जो रेक्टम में सिर्फ एनीमा होते हैं, वेजाइना में एनीमा नहीं दिया जाता है। सपोजिटरी जो है वेजाइना के द्वारा भी दी जा सकती है। जो है ये एनीमा सिर्फ रेक्टल रूट से दिया जाता है, रेक्टम के द्वारा दिया जाता है। जो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, जो स्टूल जिसकी हार्ड हो गई है तो उसको एनीमा दिया जाता है, ऑयल एनीमा, पुर्गेटिव एनीमा, अलग अलग एनीमा आते हैं तो वो दिए जाते हैं, वो कभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो वेजाइना के थ्रू हम सपोजिटरी वगैरह, पेन किलर्स वगैरह दे सकते हैं। कुछ वेजाइनल टेबलेट आती है जो वेजाइना के द्वारा दी जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन है रेक्टल रूट के द्वारा दी जाती है, वेजाइनल रूट के द्वारा दी जाती है। तो ये तो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके तो ट्रांसडर्मल, नेक्स्ट जो है आपके ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल के जो है ये, इसमें मेडिसिन स्किन के द्वारा दी जाती है, स्किन के द्वारा दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल क्रीम हो गया, क्रीम हो गई, क्रीम हो गया, जेल हो गया, है ना, क्रीम हो गया, जेल हो गया, लोशन हो गया, लोशन हो गया, स्प्रे हो गया। ये स्किन के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसडर्मल जो स्किन के द्वारा दी जा सकती है। ऐसी मेडिसिन जो स्किन के द्वारा डायरेक्ट दी जा सकती है वो ट्रांसडर्मल रूट के द्वारा दी जाती है। तो ये एक रूट हो गया ट्रांसडर्मल रूट जो कि स्किन के द्वारा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो रूट है आपका पेरेंटल रूट, सबसे इंपॉर्टेंट रूट है पेरेंटल रूट। कौन सा रूट है? पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में भी अलग अलग टाइप के आते हैं। पेरेंटल रूट बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है आपके पेरेंटल रूट में सबसे पहला है इंट्रा मस्कुलर, जो मसल्स में दिए जाते हैं, मसल्स में दिए जाते हैं। या फिर ये तो हो गया आयम, जो इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में दी जाती है ना। इंट्रामस्कुलर का मतलब हो गया जो मसल्स में दिए जाते हैं, जो मसल्स में दिए जाते हैं, मसल्स में दिए जाते हैं इंजेक्शन के रूप में, ठीक है। इंजेक्शन के रूप में जो आयम इंजेक्शन के रूप में 90 डिग्री एंगल पे लगता है। आयम कितने पे लगता है? 90 डिग्री एंगल पे लगता है। मसल्स में दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर कहलाते हैं। आईवी है जिसको इंट्रावेनस भी बोलते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस ये है इंजेक्शन, वेन में दिए जाते हैं, ठीक है। वेन में दिए जाते हैं, वेन में दिए जाते हैं।
इंजेक्शन वेन में दिए जाते हैं। जो आईवी कहलाते हैं वो इंट्रावेनस जो वेन में दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऐसे इंजेक्शन सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिए जाते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिए जाते हैं। ऐसे इंजेक्शन सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिए जाते हैं, तो वो 45 डिग्री पे लगते हैं, 45 डिग्री पे एंगल पे लगते हैं। ये 45 डिग्री के एंगल पे लगते हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री के एंगल पे लगते हैं, कोण पे लगते हैं। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन तो ऐसे इंजेक्शन यह इंजेक्शन एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस लेयर में दिए जाते हैं। ये डर्मिस लेयर में दिए जाते हैं। इसमें जो कोण बनता है 10 से 15 डिग्री का कोण बनता है, 10 से 15 डिग्री के करीब कोण बनता है। ये डर्मिस जो है इंट्राडर्मल डर्मिस लेयर में दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इंट्राडर्मल हो गया, आईवी हो गया, आईएम हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्राओसियस ओसियस जो है यह इंजेक्शन बोन मेरो में दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन बोन मेरो में दिए जाते हैं, वो इंट्राओसियस कहलाते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन बोन मेरो में दिए जाते हैं, इंट्राओसियस कहलाते हैं। इंट्रा आर्टेरियल ये इंजेक्शन आर्टरी में दिए जाते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन कहाँ दिए जाते हैं? आर्टरी में दिए जाते हैं। ये बोन मेरो में दिए जाते हैं, इसलिए इंट्राओसियस कहते हैं, और ये आर्टरी में दिए जाते हैं, इसलिए इंट्रा आर्टेरियल कहते हैं, ठीक है। ये बोन मेरो में दिए जाते हैं, इसलिए बोन में दिए जाते हैं, ओसियस है, और आर्टरी में दिए जाते हैं, वो इंट्रा आर्टेरियल कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इंट्रा स्पाइनल। यह स्पाइनल कैविटी में दिए जाते हैं, स्पाइनल कैविटी में दिए जाते हैं। ऐसे इंजेक्शन स्पाइनल कैविटी में दिए जाते हैं, इंजेक्शन, ठीक है। ये सब इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन स्पाइनल कैविटी में दिए जाते हैं। स्पाइनल जो कैविटी है उसमें दिए जाते हैं, तो ये इंट्रास्पाइनल बोल सकते हैं इसको इंट्राथिकल भी बोल सकते हैं। एक और नाम है इसका इंट्राथिकल, इसका जो एक अलग नाम है वो इंट्राथिकल भी है। इसके स्पाइनल कैविटी में दिए जाते हैं, ठीक है, जो इंट्रास्पाइनल कैविटी में दिए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट कौन सा है? इंट्रापेरिटोनियल। यह इंजेक्शन पेरिटोनियल
कैविटी में दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन पेरिटोनियल कैविटी में दिए जाते हैं, तो ये इंट्रापेरिटोनियल कहलाते हैं। ठीक है, इंट्रा स्पाइनल और इंट्रापेरिटोनियल, ये पेरिटोनियल कैविटी में दिए जाते हैं, इसलिए इंट्रापेरिटोनियल कहलाते हैं। ये पेरिटोनियल कैविटी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक है। नेक्स्ट जो है आपका इंट्राकार्डियक है, ये कार्डियक मसल्स में दिए जाते हैं। कार्डियक जो मसल्स है उसमें दिए जाते हैं। मसल्स जो है कार्डियक मसल्स में दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन कार्डियक मसल्स में दिए जाते हैं, इंट्राकार्डियक कहलाते हैं। ठीक है, ये कार्डियक मसल में दिए जाते हैं, तो इंट्राकार्डियक कहलाते हैं। तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, शुरू से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है सिरिंज। सिरिंज सबसे पहला मैंने बताया था, सिरिंज एक ऐसा डिवाइस होती है, ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा बॉडी में इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके द्वारा बॉडी में मेडिसिन जो है वो दी जाती है, दवाई दी जाती है। वो क्या कहलाता है? तो किसके द्वारा? पेरेंटल रूट के द्वारा मेडिसिन दी जाती है। पेरेंटल रूट जो अभी मैंने पढ़ाया था, पेरेंटल रूट के द्वारा ऐसा डिवाइस, ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी एक उपकरण होता है जिसके द्वारा बॉडी में पेरेंटल रूट के द्वारा मेडिसिन दी जाती है। पेरेंटल रूट के द्वारा मेडिसिन दी जाती है। तो पेरेंटल रूट है आपके आईवी, आईएम, बहुत सारे हैं जो मैंने अभी आगे पढ़ा दूंगा और वो पढ़ाए थे। नेक्स्ट जो मैंने बताया था, सिरिंज दो टाइप की होती है, डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, रीयूजेबल सिरिंज होती है। ये पिछली क्लास में पढ़ा सकता हूँ। सिरिंज के पार्ट होते हैं, ये टिप होता है, ये बैरल होता है, ये जो पीछे का पार्ट है ये पिस्टन होता है। उसके बाद में दो प्रकार की होती है, लुयर लॉक सिरिंज, नॉन लुयर लॉक सिरिंज। ये फिट करने के आधार पे, फिट करने, टिप पे फिट करने के आधार पे, टिप पर फिट करने के आधार पर, यहाँ पे जो लिखा है मैंने टिप लिखा है, ठीक है, टिप लिखा है। टिप के फिट करने के आधार पर, टिप जो होती है सिरिंज की, उसमें फिट करने के आधार पर दो प्रकार की होती है, लुयर लॉक सिरिंज और नॉन लुयर लॉक सिरिंज। ये दो प्रकार की होती है, जिसमें एक लॉक हो जाती है, एक लॉक नहीं होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंसुलिन सिरिंज के बारे में, कि इंसुलिन सिरिंज जो है ये डायबिटिक मेलाइटिस के जो पेशेंट है, डीएम के जो पेशेंट रहते हैं, डीएम के जो पेशेंट है उनके लिए यूज में ली जाती है, इंसुलिन देने के लिए यूज में ली जाती है, जो इंसुलिन देने के लिए यूज में ली जाती है। इसके लिए हम सबक्यूट रूट का यूज करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट का यूज करते हैं। सबक्यूटेनियस रूट में हमें जो है इस सिरिंज से 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। बाकी जो 2 ml की सिरिंज रहती है उसमें 45 डिग्री का एंगल बनाना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सिरिंज, मैंने बताया था इंसुलिन सिरिंज एक 100 यूनिट की होती है, जिसमें 10, 20, 30 1 से लेकर 100 भाग होते हैं। एक जो है 40 यूनिट की होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्यूबरक्लिन सिरिंज जो है, ये मॉन्टेक टेस्ट, टीबी का जो है, टीबी का एक टेस्ट होता है, टीबी डायग्नोसिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है उसके डायग्नोसिस के लिए हम इस सिरिंज का यूज़ करते हैं। इससे एक इंजेक्शन दिया जाता है इंट्राडर्मली। ये जो है इस सिरिंज का इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स का टेस्ट डोज के लिए भी इस सिरिंज का यूज किया जाता है, ठीक है। जो कौन सी पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है उसके टेस्ट डोज के लिए इस सिरिंज का यूज किया जाता है, वो भी इंट्राडर्मल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बीसीजी का टीका वगैरह में भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑटो डिसेबल सिरिंज, तीसरे टाइप की जो सिरिंज थी वो ऑटो डिसेबल सिरिंज है। तो ये इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण के लिए इस सिरिंज का यूज किया जाता है। इसमें जो है आगे की तरफ लॉक वाला सिस्टम रहता है, इसमें ऑटोमेटिक एक सिस्टम रहता है जिसमें इतनी ही अमाउंट में दवाई भर सकते हैं, जैसे 0.5 ml या 1 ml या 0. मोस्टली जो सीरीज आती है वो आती है 0.5 ml की सीरीज आती है ये,
जो वैक्सीनेशन के लिए यूज में ली जाती है ना, वो 0.5 ml की ही सीरीज आती है। वो उसमें इतनी ही दवा भरी जाती है, वो टीका लगाने के लिए परफेक्ट दवाई भरी जाती है, और एक बार यूज करने के बाद में उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो लॉक हो जाती है और टूट जाती है, ठीक है। तो ये ऑटो डिसेबल सीरीज आती है। उसके बाद में मैंने बताया था डायग्राम में कि इस टाइप की सीरीज होती है, ठीक है, सिंगल यूज में ली जाती है। उसके बाद में निडल के टाइप बताए थे कि निडल के 3 टाइप होते हैं। निडल के जो पीछे का हिस्सा होता है हब होता है, बीच में शाफ्ट होता है, आगे की तरफ बेवल होता है। ये कलर के अकॉर्डिंग इसके हब के जो है हब जो है सीरीज के टिप में फिट होता है, रंगीन होता है, कलर होते हैं इसके अलग अलग, और कलर के अकॉर्डिंग इसके गेज नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैंने कलर बताए थे, जो ओलिव कलर है उसके 14 नंबर है, अंबर कलर है वो 15 नंबर की नीडल होती है, ग्रे कलर की जो है 16 नंबर की होती है, ग्रीन कलर की 18 नंबर की होती है, पिंक कलर की जो है ये पिंक कलर की जो 20 नंबर की नीडल होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पर्पल कलर की जो है 21 नंबर की गेज की नीडल होती है, ब्लू कलर की 22 नंबर की होती है, ऑरेंज कलर की 23 नंबर की होती है, रेड 25 नंबर की, वाइट जो है 27 नंबर की। तो ये कलर के अकॉर्डिंग मैंने बताए थे। उसके बाद में है शाफ्ट क्या होता है, तो शाफ्ट बीच का पार्ट है जहां से मेडिसिन आगे जाती है। बेवल बॉडी में एंटर कराने वाला पार्ट है, नुकीला पार्ट जो टिश्यू के अंदर एंटर कराया जाता है, जो आसानी से एंटर हो जाए इसलिए ये आगे से नुकीला होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे रूट ऑफ मेडिसिन, अलग अलग रूट से मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहला ओरल रूट, ओरल रूट से तरल या जो लिक्विड या ठोस रूप में दी जाती है, टैबलेट, कैप्सूल या सिरप वगैरह ऐसी मेडिसिन जो ओरल रूट से दी जाती है। उसके बाद में ऑप्टिक रूट पढ़ा था, जो कान से दी जाती है वो ऑप्टिक रूट कहलाता है, जिसमें ईयर ड्रॉप आते हैं, ठीक है, ईयर ड्रॉप वगैरह आती है। उसके बाद में सबलिंगुअल ऐसी ड्रग्स जो बाई टंग दी जाती है, टंग के नीचे रख दी जाती है, वो सबलिंगुअल होती है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह जो टैबलेट आती है वो टंग के नीचे रखी जाती है, हमारे या अंजना पेक्टोरिस के पेशेंट होते हैं उनमें दी जाती है। उसके बाद में नेजल रूट, नेजल रूट नाक के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है वो नेजल रूट के अकॉर्डिंग आती है, नाक में नोज के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है नेजल रूट में आती है। स्प्रे के रूप में दे सकते हैं, इनहेलर के रूप में दे सकते हैं, इनहेलर, ठीक है, इनहेलर के रूप में दे सकते हैं, ड्रॉप के रूप में दे सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन हैं जो नेजल रूट के द्वारा दे सकते हैं। उसके बाद में ऑप्थेल्मिक रूट जो किसके द्वारा दे सकते हैं, आई के द्वारा दे सकते हैं, वो ऑप्थेल्मिक रूट कहलाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था रेक्टम रूट, जो मलाशय के द्वारा दी जाती है, रेक्टम के द्वारा दी जाती है, वो रेक्टम रूट में आती है। और एक नेक्स्ट था वेजाइनल रूट, वेजाइनल रूट जो वेजाइना के द्वारा हम मेडिसिन देते हैं वो वेजाइनल रूट के अंदर आती है। तो ऐसी जो मेडिसिन सपोजिटरी वगैरह आती है जो वेजाइना के रूट से देते हैं, कौन सी मेडिसिन आती है, सपोजिटरी जो मेडिसिन है, सपोजिटरी जो मेडिसिन जो रहती है वो वेजाइना के रूट से देते हैं। और जो एनिमा वगैरह है, एनिमा और सपोजिटरी दोनों रेक्टम के रूट से देते हैं, रेक्टम के रूट से, मलाशय के रूट से देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ट्रांसडर्मल, जो स्किन के द्वारा मेडिसिन दी जाती है वो ट्रांसडर्मल में आती है, ठीक है। जो क्रीम वगैरह, स्प्रे वगैरह आ गया, जेल हो गया, लोशन हो गया, वो ट्रांसडर्मल थी। अब है पेरेंटल रूट, जो इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, ये इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, वो पेरेंटल रूट कहलाते हैं। सबसे पहले इंट्रामस्कुलर जो आयम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में लगता है वो इंट्रामस्कुलर कहलाता है, 90 डिग्री पे लगता है, ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, इंट्रामस्कुलर है। उसके बाद में आईवी इंजेक्शन जो वेन में लगता है, इंट्रावेनस बोलते हैं, जो वेन में दिया जाता है, इसमें भी लगभग 15 से 30 डिग्री के बीच में कोण बनता है, ठीक है, 15 से 30 डिग्री के बीच में कोण बनता है आईवी के अंदर, जो मोस्टली इंजेक्शन आईवी लगते हैं। उसके बाद में सबक्यूटेनियस रूट, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, जो कहाँ पे होता है, जो कहाँ होता है, जो डर्मिस लेयर के नीचे होता है, डर्मिस लेयर के नीचे होता है, के नीचे, और मसल्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर। तो ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो डर्मिस लेयर के नीचे और मसल्स के ऊपर होते हैं, वहाँ पे दिया जाता है। इसमें 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है, और अगर इंसुलिन सीरीज से दे रहे हैं तो 90 डिग्री पे दे सकते हैं। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सबक्यूटेनियस रूट हो गया। उसके बाद में इंट्राडर्मल रूट, ये डर्मिस लेयर में लगता है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस,
और जो एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर है, एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर है वहाँ पे डर्मिस लेयर है, वहाँ लगता है 10 से 15 डिग्री का कोण बनता है लगभग इसमें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है इंट्राओसियस, जो बोन मेरो में लगता है, जो बोन मेरो में लगता है, बोन की कैविटी में लगता है, वो कहलाता है इंट्राओसियस। इंट्रा आर्टरियल, जो आर्टरी में लगता है वो इंजेक्शन इंट्रा आर्टरियल कहलाते हैं। उसके बाद में स्पाइनल, जो स्पाइनल कैविटी में लगते हैं, इंट्रा स्पाइनल, जो स्पाइनल कैविटी में लगते हैं वो इंट्रा स्पाइनल कहलाते हैं। इंट्राथिकल भी बोल सकते हैं इसको, दूसरा नाम इसका इंट्राथिकल है। और नेक्स्ट है आपके इंट्रापेरिटोनियल, जो पेरिटोनियल कैविटी में दिए जाते हैं इंजेक्शन, वो इंट्रापेरिटोनियल कहलाते हैं। तो ये कुछ इंजेक्शन थे और कुछ रूट्स जो पढ़े थे आज। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।